हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ हम लाते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके लिए। लेकिन फिर भी अभी हमारे 95% से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए। दोस्तों, वो लाल वाला बटन दबाएं और अभी सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आज की मूवी है दृश्यम 2। यह एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, लेकिन इसकी कहानी को समझने के लिए आप अजय देवगन की 2015 में आई फिल्म दृश्यम को जरूर देख लीजिए, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ड्रग सप्लायर को। ये ड्रग सप्लायर यहाँ पर डेविड से ड्रग लेने आया था। डेविड उसको कहता है कि मैं अब ये लास्ट टाइम काम कर रहा हूँ, इसके बाद से काम बंद। लेकिन वो ड्रग सप्लायर उसको हल्के में लेता है और वहाँ से ड्रग लेकर के जाने लगता है। और अब डेविड उससे वो ड्रग्स के पैकेट ले लेता है, जिस पर इनके बीच यहाँ पर हाथापाई होने लगती है और यहाँ पर गोली चल जाती है, जिससे कि वो ड्रग सप्लायर मारा जाता है। और इसी फाइट के बीच यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, तो डेविड पुलिस से बचते हुए भागने लगता है। और एक जगह वो छुप रहा होता है तो देखता है कि एक आदमी खड्डा खोद रहा है। अब ये आदमी बाहर आता है तो आप देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि इस फिल्म का हीरो विजय सालगांवकर है, और इसकी भूमिका निभाई है अजय देवगन सर ने। यहाँ पर डेविड विजय को देख लेता है, लेकिन उसे तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग लेता है और अपने घर की ओर निकलता है। अब उसके घर में उसकी बीवी और एक छोटा बच्चा था। यहाँ डेविड जल्दी कर रहा था क्योंकि वो यहाँ से भाग जाना चाहता था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। अब इसके बाद स्टोरी 7 साल आगे बढ़ जाती है और अब यहाँ आप देखते हैं विजय को। यहाँ विजय अब केबल ऑपरेटर का काम करता था और उसने एक थिएटर भी खरीद लिया था। विजय अपनी पत्नी नंदिनी, जिसका रोल यहाँ पर निभाया है श्रेया शरण, और उसकी 2 बेटी अंजू और अनु के साथ रहता था, जिनमें कि उनका रोल किया है इशिता दत्ता और मृणाल जाधव ने। इसकी लाइफ अब यहाँ से सही से गुजर रही थी। अब एक दिन इनके पड़ोस में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। ये अक्सर होते रहता था। इसको देखकर नंदिनी को काफी बुरा लगता है, तो वह विजय को ये सब रोकने के लिए कहती है। इसके बाद जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो जेनी थॉमस, जिसका रोल किया यहाँ पर नेहा जोशी ने, और उसका पति शिव कुलकर्णी, यहाँ पर निशांत सिंह ने रोल निभाया है। ये जो है रोज अपनी पत्नी को मारता था दारू के लिए। विजय यहाँ पर आकर मारपीट को तो रोक देता है और जेनी से कहता है कि पुलिस को कंप्लेंट करो, वो सब सही कर देगी। अब आप देखते हैं कि अगले सीन में लोग विजय पर ताना मार रहे होते हैं उसके 7 साल पहले के केस पर, और उसे अभी भी शक की नजरों से देखते थे। अब इसके बाद विजय से मिलने सैम के पिता आते हैं। आपको बता दूं कि सैम यानी कि समीर का ही मर्डर हुआ है, जिसकी बॉडी अभी तक इनको नहीं मिल पाई है, और पूरी मूवी में उसी बॉडी की तलाश में लोग लगे हुए। खैर, अब यहाँ पर सैम के पिता यानी कि महेश देशमुख, जिसका रोल किया यहाँ पर रजत कपूर ने, वो विजय से सैम की बॉडी के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सैम का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन विजय यहाँ उनको कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि प्लीज दोबारा यहाँ पर मत आना। अब इसके बाद विजय मुराद अली, जिसकी भूमिका में यहाँ पर सौरभ शुक्ला, उनसे मिलता है। मुराद अली फिल्म राइटर हैं और विजय का एक ड्रीम था कि वो एक फिल्म बनाए, और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी थी, और इसीलिए वो मुराद के साथ मिलकर इस मूवी को करना चाहता था। कहानी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन विजय उस कहानी की एंडिंग से खुश नहीं था, और यही वजह भी थी कि वो यहाँ आया था। विजय ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर थिएटर खरीदा था, और उसकी जमीन को शिव और जेनी ने खरीदा था। अब विजय सिमेट्री में जाता है और वहाँ एक आदमी से मिलता है। यहाँ ये सिमेट्री में काम करता था और फाइनेंशियली वीक भी था, तो विजय उसके पैसों से हर वक्त मदद किया करता था। इसके बाद डेविड जेल से छूटकर सीधा अपने घर आता है, और खाना खाते वक्त जब उसका बेटा आता है तो ये स्कूल जाता है या नहीं जाता, ये सवाल करने पर उसकी बीवी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि डेविड के जाने के बाद वो किसी तरह से तो गुजर बसर कर रही थी, और इस पर बच्चे को स्कूल भेजने की बात आ गई तो वो गुस्सा हो जाती है, जिस पर डेविड वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि ये सब खराब उसी की वजह से हुआ है, तो अब सही भी वही करेगा। इधर सैम के घर में उसकी आत्मा के शांति की पूजा चल रही थी, जो कि पिछले 7 सालों से लगातार उसके बर्थडे पर होती थी। लेकिन सैम की माँ यानी कि तब्बू, जिनका इस मूवी में नाम है मीरा देशमुख, वो अभी तक अपने बेटे की मौत को भूली नहीं थी और विजय के परिवार से उसका बदला चाहती थी। इधर विजय एक जगह दारू पी रहा होता है अपने एक फ्रेंड के साथ में। यहाँ उसका फ्रेंड उससे कहता है कि अगर विजय की फिल्म की कहानी चोरी हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि विजय की फिल्म कई साल से तो बनी रही थी। विजय कहता है कि मैंने अपनी कहानी पर एक किताब छपवा दी है और उसका कॉपीराइट ले लिया है, इसलिए उससे कोई नहीं चुरा सकता। यहाँ घर में जेनी और नंदिनी बैठे आपस में बातें कर रहे थे, और यहाँ पर अंजू की शादी की बात पर जेनी कहती है कि दीदी, लोग ये कहते हैं कि सैम के साथ अंजू का चक्कर चल रहा था, और
इनको गलत करते हुए विजय ने देख लिया था, इसलिए सैम को उसने मार डाला। अब नंदिनी ये सब सुनकर हड़बड़ा जाती है और गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बेकाबू होकर वो सब बोलने लग जाती है जो कि उसको नहीं बोलना था, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। अब अगले दिन अंजू के घर के बाहर पुलिस दिखाई पड़ती है, जिससे वो डर जाती है और अपने पापा को बताती है, जिस पर विजय सबको शांत रहने के लिए कहता है। और जब सालगांवकर फैमिली बाहर जाती है तो इनको पता चलता है कि पुलिस इनके लिए नहीं बल्कि जेनी के लिए आई है, क्योंकि उसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी नंदिनी के कहने पर। अब पुलिस शिव को समझाकर वहाँ से चली जाती है। अब आज के इस मैटर को देखकर अंजू को रात में फिर से अटैक आने शुरू हो जाते हैं। अगले सीन में डेविड कैफे में जाता है और वहाँ के मालिक से काम के लिए कहता है, तो मार्टिन यानी कि कैफे का ओनर कहता है कि तुम विजय से मिलो। अब डेविड विजय से मिलकर कुछ काम ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन डेविड को यहाँ पर उस रात के बारे में कोई ख्याल नहीं आता जब विजय खड्डा खोद रहा था। यहाँ पर रात में विजय अपने दोस्त के साथ दारू पीने लगता है और अपने घर की बातें करता है, और दूसरी तरफ नंदिनी भी जेनी के साथ बैठकर बात कर रही होती है और घर की बातें शेयर करती है। अब इसके बाद रात में इंस्पेक्टर विनायक सावंत को कॉल आता है आईजी का, और आईजी उसे अपने यहाँ बुलाते हैं। यहाँ पर आईजी का रोल किया है अक्षय खन्ना ने और आईजी का नाम है तरुण अहलावत। आप देखते हैं कि इंस्पेक्टर विनायक ने अपने साथ सस्पेंडेड इंस्पेक्टर गायतोंडे को भी लिया हुआ था, क्योंकि इसके पहले पार्ट में यही वो शख्स था जिसकी सारी बातें सच के करीब थी। और अब यहाँ आपको पता चलता है कि ये सब मीटिंग का प्लान किया था सैम की माँ यानी कि मीरा देशमुख ने। और यहाँ पर अब इनके सामने एक राज खुलता है कि जेनी और शिव कोई आम नागरिक नहीं बल्कि खुफिया पुलिस हैं, और ये विजय की जासूसी करने के लिए विजय के पड़ोसी बने थे, जिसमें से इनकी हेल्प की थी मीरा ने। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों ने सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि विजय के घर में भी कई तरह की रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा रखी थी, जिससे उनके घर के हर मूवमेंट को ये सुन सके। अब यहाँ जेनी बताती है कि जब वो नंदिनी से बात कर रही थी तो नंदिनी ने उसे बताया कि विजय ने सैम की बॉडी को कहीं और छुपाया है जिसका उसे पता नहीं है। ये नंदिनी भी एक नंबर की सी है। इसको इसके आदमी ने बोला था कि इसके बारे में बात मत करना, लेकिन इसको तो पंचायत से ही फुर्सत नहीं है, सब कुछ बता देना है। खैर अब मुंह खुल गया है तो भुगतेगी भी, क्योंकि यही वो लीड थी जिसकी वजह से ये मीटिंग यहाँ हो रही थी। अब आईजी तरुण ये सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी वो जगह हो सकती है जहाँ पर विजय ने सैम को दफनाया होगा। और अब पुलिस सारे वो लोग जो कि रात में 3 से 5 के बीच में काम के लिए उठते थे उनसे पूछताछ करने लग जाती है, लेकिन काफी पूछताछ के बाद भी वो सब पता नहीं कर पाते कि क्या हुआ था। इसके बाद तरुण सीधा पहुंच जाता है विजय के घर पर। यहाँ इस वक्त विजय नहीं था, लेकिन फिर भी तरुण यहाँ पर इन लोगों से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में इनको वार्निंग दे देता है कि अब इन पर जल्दी ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिससे विजय की फैमिली की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तरुण के जाने के बाद नंदिनी तुरंत कॉल करके विजय को घर पे बुलाती है और ये सब बताती है और कहती है कि कहाँ पर है वो बॉडी जिसकी तलाश से सब कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों से जब भी पुलिस उन सबसे उस बॉडी के बारे में पूछती है तो ये लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन विजय नंदिनी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि कहीं भी मुंह खोल देगी। अब यहाँ पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है सैम के केस की, तो मार्टिन के कैफे में भी लोग इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है, जो भी ये बताएगा कि सैम की बॉडी कहाँ पर है उसे ये इनाम दे दिया जाएगा। अब इनकी बातों को सुनकर डेविड को याद आता है कि उस रात जब वो पुलिस से बचकर भाग रहा था तो उसने विजय को कुछ गाड़ते हुए देखा था, इसलिए अब वो पुलिस को इस बारे में बताता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में वो सैम की फैमिली से 25 लाख रुपए की डिमांड करता है, जिस पर तो ये सब डेविड पर बहुत नाराज होते हैं। लेकिन केस को सॉल्व करना था, इसलिए देशमुख फैमिली 25 लाख रुपए ले आती है और अब डेविड इनको बताता है कि आप लोग जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर वो बॉडी विजय उस रात दफना रहा था। डेविड की बात सुनकर सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। अब मीरा गायतोंडे से कहती है कि डेविड को भी यहीं रखो जब तक बॉडी न मिल जाए, तो गायतोंडे उसके पैसे छीन लेता है और वेलकम बैक टू जेल बोलता है डेविड से। डेविड भी सी एक नंबर का पैसे के लालच में अटक गया फिर से। अब आनंद फानंद में पुलिस स्टेशन में चुपचाप खुदाई का काम रातों रात शुरू हो जाता है, लेकिन विजय को यह पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको विजय काफी डरा हुआ नजर आता है और उसने सीसीटीवी की मदद से वहाँ का पूरा ब्यौरा ले लिया था। यहाँ पर पुलिस को खुदाई में एक कंकाल मिला था, जिसको टेस्ट के लिए उसे बॉक्स में डाल के ले जाया जा रहा था। अब जबकि बॉडी भी मिल चुकी थी तो तरुण कोर्ट से परमिशन ले लेता है, जिससे वो दोबारा से सालगांवकर फैमिली को रिमांड में ले सके। अब इसके बाद तरुण विजय के सामने ही उसके परिवार वालों को टॉर्चर कराने लगता है और उसके परिवार की यहाँ पर पिटाई हो रही होती है। और ये सब देखकर विजय रेडी हो जाता है कन्फेशन के लिए। विजय कहता है कि उसने ही सैम को मारा था और उसकी फैमिली का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर विजय सैम की वो बात नहीं
बताता जो सैम ने उसकी बेटी के साथ किया था, ना ही वो उसे मारने की असली वजह बताता है। अब विजय का कन्फेशन जब टीवी पर न्यूज में आ रहा होता है तो मुराद को यह बात पता चलती है, इसलिए वो तुरंत देशमुख फैमिली से मिलने के लिए जाता है। और अब यहाँ पर तरुण और देशमुख फैमिली बैठे थे, तभी मुराद अली वहाँ पर आकर इनको अपनी बात बताता है और वो कहता है कि विजय और वो 2016 में मिले थे एक फिल्म के सिलसिले में, और विजय ने अपना नाम विजय सालगांवकर नहीं बल्कि विजय गोडबोले बताया था। उसकी कहानी में दम था, इसलिए मैं भी उसके साथ हो लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जब तक स्क्रिप्ट अच्छे से रेडी नहीं हो जाएगी हम फिल्म पर कोई काम नहीं करेंगे। अब वो विजय की कहानियां बताता है कि एक राम नाम का आदमी था जो कि मिडिल क्लास से था और उसका बेटा था यतिन। यतिन एक रात अपने फ्रेंड की पार्टी में जाता है तो वहाँ पर नशे की हालत में एक लड़का उसकी लड़की फ्रेंड जो थी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वो लड़का अमीर ज्यादा था और उसका बाप एक बहुत फेमस बिल्डर था। यहाँ पर उस लड़के को बार बार मना कर रहा था यतिन, लेकिन वो लड़का मान ही नहीं रहा था। यतिन ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वो लड़का पार्टी के बाद यतिन का पीछा करता है और उससे बदला लेने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ पर यतिन और उस लड़के के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से यतिन के हाथों लड़का मारा जाता है। अब यतिन की फैमिली जब घर पर वापस आती है तो देखती है कि यतिन उस लड़के की लाश के पास बैठकर रो रहा होता है। राम को यह पता था कि वो लड़का एक मशहूर बिल्डर का बेटा है और अगर राम ने कुछ नहीं किया तो यतिन की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब राम ने उस लड़के को उसी बिल्डर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाली साइट में ले जाकर दफना दिया। यतिन का पिता जानता था कि पुलिस एक न एक दिन उस बॉडी को ढूंढ ही लेगी और इसीलिए उसने अपने खिलाफ ही सबूत छोड़ दिए थे। और क्लाइमेक्स में राम को पुलिस पकड़ लेती है और राम भी अब सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। अब विजय और मैं दोनों ही इस फिल्म की एंडिंग से खुश नहीं थे, तो मूवी भी इसी वजह से नहीं बन पाई। लेकिन विजय को यह डर था कि कहीं उसकी कहानी चोरी न हो जाए, इसलिए उसने एक किताब के रूप में इसे पब्लिश करवा दिया। अब जो बात यहाँ पर मेन थी जिससे कि मुराद की हवा टाइट थी वो ये थी कि उस किताब को विजय ने अपने नाम पर नहीं बल्कि मुराद के नाम पर ही छपवाया था। कोर्ट में विजय को लाया जाता है और यहाँ पर विजय पलटी मार देता है। वो कहता है कि ये सब उसने पुलिस के दबाव में आकर कहा है। अब विजय की वकील यहाँ पर दृश्यम नाम की किताब पेश करती है और कहती है कि जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो विजय को फंसाने के लिए इस किताब की पूरी कहानी को असल में करने का सोच लिया। और अब ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि विजय भले ही चौथी फेल है लेकिन उसका दिमाग कितना पावरफुल है और उसने इस किताब को भी मुराद के नाम पर इसीलिए छपवाया था कि विजय का नाम भी ना आए और वक्त पड़ने पर उसका काम भी हो जाए। यहाँ पर कोर्ट में एक नई बात सामने आ जाती है कि पुलिस स्टेशन में पाई गई बॉडी का डीएनए सैम से मैच ही नहीं होता। विजय ने एक नई एंडिंग लिखी थी लेकिन वो एंडिंग काफी रिस्की थी जिसकी वजह से उसे खारिज करना पड़ा। अब मुराद कहता है कि वो एंडिंग ऐसी थी कि फिल्म के हीरो को पता था कि पुलिस को लाश कभी न कभी तो मिलेगी ही, इसीलिए उसने उस दिन से ही अपनी तकदीर को बदलना शुरू कर दिया था। ये कहानी भले ही अलग कैरेक्टर की है लेकिन यही विजय की असली कहानी है और विजय ने अपने पहले दिन से एक ऐसी बॉडी तलाशनी शुरू कर दी जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो और वो बिल्कुल सैम की बॉडी की तरह हो। अब एक दिन विजय को पेपर में ऐसी बॉडी की डिटेल मिलती है। उस बॉडी को चर्च के सेमेट्री में दफनाया गया था। अब यहाँ जो इंसान कब्रों की देखभाल का काम करता था विजय उससे जाकर मिलता है और उससे अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाता है। यहाँ वही इंसान दिखाया जाता है जो हमने इस फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था, जिसकी मदद अक्सर विजय पैसों से किया करता था। विजय ने उससे पूछा कि बॉडी का कंकाल कब तक बन जाता है और ये सब जानकारी उससे ले ली और जब बॉडी कंकाल बन गई तो विजय ने उससे अपना काम करवा लिया और मुराद से मिलकर ये भी पता कर लिया कि अगर पुलिस को बॉडी मिल जाती है तो उसके आगे का क्या प्रोसीजर होता है। मुराद कहता है कि मैंने बताया कि बॉडी मिलने के बाद पुलिस बॉडी को जांच के लिए मेडिकल सेंटर ले जाएगी और वहाँ उसकी सारी जांच होगी और उसके बाद बॉडी का डीएनए टेस्ट होगा। अब विजय ये सब जानकर ये पता कर लेता है कि उसके शहर में यहाँ पर ये सब चीजें कहाँ पर होती थी। इसके बाद विजय अपनी फिल्म में काम दिलवाने के बहाने वहाँ के वॉचमैन से फ्रेंडशिप कर लेता है और ये वॉचमैन वही था जिसके साथ अक्सर विजय दारू पिया करता था। अब जब बॉडी पुलिस स्टेशन से मेडिकल सेंटर में लाई जाती है तो उसी रात विजय भी दारू लेकर वहाँ पार्टी करने जाता है और वॉचमैन के साथ दारू पीकर टल्ली हो जाने का नाटक करता है। वॉचमैन भी यहाँ पर पूरी तरह से टल्ली हो चुका था और अब यहाँ पर विजय सैम की बॉडी को उस लड़के की बॉडी से एक्सचेंज कर देता है। बॉडी मीन्स उन दोनों के स्केलेटन और इसी वजह से डीएनए रिपोर्ट में भी वही आया था जो था, यानी कि ये स्केलेटन सैम का नहीं था। अब इसी वजह से कोर्ट विजय को बरी कर देती है। अब जब विजय कोर्ट से बाहर आता है तो वहाँ पर देशमुख फैमिली भी थी लेकिन विजय उनसे नजरें नहीं मिला पाता क्योंकि विजय जानता था कि भले ही वो कोर्ट से बाहर आ चुका है लेकिन गुनाहगार तो वो है ही। अब हम देखते हैं कि विजय सैम के स्केलेटन को केमिकल से जला देता है और उसकी राख को एक चिट्ठी लिखकर
महेश की गाड़ी के पास छोड़ देता है। महेश चिट्ठी खोलता है तो देखता है कि उसमें लिखा था कि आपने जो मांगा था वो मैंने दे दिया, लेकिन अब आप मेरी फैमिली से दूर रहिएगा। इसके बाद सैम के माता पिता उसकी अस्थियों को विधि विधान द्वारा नदी में विसर्जित कर देते हैं। यहाँ सैम के पिता मीरा को समझाते हैं कि अब हमें ये सब भूलना होगा और मूव ऑन करना होगा। हालांकि मीरा रो रही होती है और कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर आप विजय को भी देखते हैं जो कि दूर से इन पर नजर बनाए हुए था। इसका मतलब ये था कि विजय शुरू से ही इन पर नजर रख रहा था अपनी फैमिली को बचाने के लिए। इसके बाद विजय अपनी फैमिली के पास आता है और यहाँ पर वो सब खुश थे और वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने मन में ये बात हमें बताता है कि इंसान की 3 तरह की दुनिया होती है, एक जो उसके अंदर है, दूसरी जो उसके बाहर है और तीसरी दुनिया वो जो इन दोनों के बीच में वो अपने लिए बनाता है। और विजय की फैमिली ही वो तीसरी दुनिया थी उसके लिए। उनके लिए विजय कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। और अब इसी सीन के बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको इसका क्लाइमैक्स? मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा और इसीलिए मैंने अभी तक मोहनलाल सर की ओरिजिनल वाली दृश्यम नहीं देखी है। और दोस्तों अगर आप इसे थिएटर में देखेंगे तो खूब एंजॉय करेंगे। आपको इतने सारे सस्पेंस देखने मिलेंगे कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। यह फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में। दोस्तों यह फिल्म रीमेक है मलयालम फिल्म दृश्यम का, जिसमें मोहनलाल सर हैं और वो मूवी 2021 में आ चुकी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिषेक पाठक ने। यशराज फिल्म्स और पनोरमा स्टूडियोज द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 18 नवंबर 2022 को यह फिल्म रिलीज की गई है। इस 140 मिनट की फिल्म का बजट है 50 करोड़ रुपए और इसने अभी इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखे जाने तक कमाई की थी लगभग 120.49 करोड़ रुपए की, जो कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। इस फिल्म की IMDb की रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। बुक माई शो पर इसे 90% की रेटिंग मिली है। रोटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 57% और उसमें ऑडियंस का स्कोर है 98% का। इस फिल्म को 97% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया है और इस फिल्म की पूरी कास्ट और क्रेडिट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। आप हमारे वीडियोस के बारे में क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इसे बनाने में। और हमारे जो भी नए दोस्त हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जितने दर्शक इसे देखते हैं उतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज आप सब इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए और हमें मोटिवेट कीजिए। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर और देखिए हमारे सारे वीडियोस। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।